विद्यार्थियों, विगत कक्षाओं में हमने संस्कृत साहित्य इतिहास के अंतर्गत वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। अब आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम लौकिक साहित्यम का अध्ययन करेंगे और विद्यार्थियों इसके अंतर्गत आज हम मुद्रा राक्षसम नाटक का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से हमें यह जानना होगा कि जो मुद्रा राक्षसम नाटक है वह किसके द्वारा रचित है अथवा उसका समय कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो विषय वस्तु दी हुई है उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, मुद्रा राक्षसम नाम नाटकम महाकविना विशाखदत्तेन विरचितमस्ति। मुद्रा राक्षसम नामक नाटक महाकवि विशाखदत्त द्वारा विरचित है। अब विद्यार्थियों, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विशाखदत्त। तो विद्यार्थियों, यह नाटक किसके द्वारा रचित है यह हमने जान लिया है। आगे है विद्यार्थियों, कविना विशाखदत्तेन रचितम अपरम नाटकम देवी चंद्रगुप्तम। अब विद्यार्थियों बताया गया है कि इनके द्वारा जो अन्य नाटक है वह कौन सा है। तो कहा गया है कि कवि विशाखदत्त द्वारा रचित दूसरा नाटक देवी चंद्रगुप्तम अन्येषु ग्रंथेषु उद्धरण रूपेण प्राप्यते न तो स्वतंत्र रूपेण। यह अन्य ग्रंथों में उद्धरण के रूप में प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बताया गया है कि जो मुद्रा राक्षसम है वह नाटक तो हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, लेकिन जो देवी चंद्रगुप्तम है वह हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है और अन्य ग्रंथों में यह उद्धरण के रूप में प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षसम नाम नाटकमेव केवलम स्वतंत्र रूपेण उपलभ्यते। अब यही बात बताई गई है कि मुद्रा राक्षसम नामक जो नाटक है वह हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है या स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इदमेव नाटकम विशाखदत्तस्य प्रसिद्धेः आधारभूतमस्ति। यही नाटक विशाखदत्त की प्रसिद्धि का आधारभूत है, अर्थात उनकी प्रसिद्धि का कारण यह नाटक है। अब कहा गया है विद्यार्थियों, अस्य नाटकस्य प्रस्तावनायां कविना स्ववंश परिचयं प्रस्तुवन् स्वं बटेश्वरदत्तस्य पौत्रं पृथो पुत्रं च घोषितम्। कहा गया है कि विद्यार्थियों, इस नाटक की प्रस्तावना में कवि द्वारा अपने वंश के परिचय का प्रस्तुत कर या अपने वंश का जो परिचय है उसको प्रस्तुत कर अब स्वयं को बटेश्वर दत्त का पुत्र और पृथो का पुत्र घोषित किया है। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर बतलाया है। आगे कहा गया है विद्यार्थियों, वह पंक्ति कौन सी है? उन्होंने कहा है कि उस पंक्ति के अंतर्गत उन्होंने बताया है कहा है कि प्रस्तावना में कवि ने इस प्रकार की वार्ता को कहा है। तो प्रस्तावना के अंतर जो पंक्ति है वह क्या है? यह है, अद्य सामंत बटेश्वर दत्त पौत्रस्य महाराज पदभाग पृथुशुनोः कवेर विशाखादत्तस्य कृति ही मुद्रा राक्षसम नाम नाटकम नाटयितव्यम। कहा गया है कि आज सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र महाराज पद पर सुशोभित पृथु के पुत्र कवि विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस नामक नाटक को मंचन करना चाहिए, इस प्रकार से बतलाया गया है। आगे कहा गया है, परंतु इतिहासे बटेश्वर दत्त नामकस्य अथवा पृथुः नामकस्य राज्ञः वर्णनम न प्राप्यते। परंतु इतिहास के अंदर बटेश्वर दत्त नामक और पृथु नामक राजा का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इन दोनों ही नामों का वर्णन इतिहास के अंतर्गत प्राप्त नहीं होता है। अतएव विशाखदत्तस्य विषये स्पष्ट रूपेण कश्चिदपि निर्णयः संभवः नास्ति। इसलिए विशाखदत्त के विषय में स्पष्ट रूप से कोई भी निर्णय संभव नहीं है, अर्थात इतिहास में हमें उनके नाम से संबंधित कोई तथ्य प्राप्त नहीं है। इस कारण से इनके विषय में कोई भी निर्णय स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। मुद्रा राक्षसस्य रचना काल गणना प्रसंगे मतत्रयम् विद्यते। मुद्रा राक्षस की रचना काल गणना के प्रसंग में 3 मत हैं। अब 3 मत कौन कौन से हैं? देखिए, अस्य भरतवाक्य, अर्थात इसके यह जो मुद्रा राक्षसम नाटक है उसके भरतवाक्य में कहा गया है। भरतवाक्य कहाँ है? अंतिम श्लोक में। अंतिम श्लोके दंतिवर्मा अवंतिवर्मा चंद्रगुप्त इति पाठे त्रीणि अपि मतानि। यहाँ पर ये तीनों मत स्पष्ट रूप से है या पुष्टि करते हैं। देखिए, दंतिवर्मा, अवंतिवर्मा और चंद्रगुप्त, यह पाठ में तीनों मत पुष्ट करते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र मिश्रेण एवं उल्लेखः कृतः। आचार्य रामचंद्र मिश्र द्वारा इस प्रकार से उल्लेख किया गया है।
देखिए आगे बताया गया विद्यार्थियों, दंती वर्मा। दंती वर्मा दक्षिण देशे पल्लव नरेशो ही 720 तमे ख्रीष्टाब्दे भूमिम प्रशासत। कहा गया है कि दंती वर्मा दक्षिण देश में पल्लव नरेश 720 ख्रीष्टाब्दे भूमि पर शासन किया। अर्थात उनका क्या समय रहा है? उनका समय रहा है 720 ख्रीष्टाब्दे। परंतु अस्मिन समय मलेच्छोपद्रव नासीत, परंतु इस समय जो मलेच्छों का उपद्रव है वह नहीं था। इति भरतवाक्यम न अन्वेति, इस प्रकार से यह जो भरत वाक्य है वह अन्वित नहीं है। आगे बताया गया है द्वितीय चंद्रगुप्त। कहा गया है कि चंद्रगुप्त 375 से 413 ख्रीष्टाब्द काले आसीत। चंद्रगुप्त का क्या समय बताया गया है? 375 से 413 ख्रीष्टाब्द काले। इति तस्मिन्नेव काले विशाख दत्तस्य, क्या है विद्यार्थियों? विशाख दत्तस्य समयः इति जायसवाल। कहा गया कि उनके समय में ही, उनका जो समय था उसी काल के समय में ही विशाख दत्त का समय है। और ऐसा किसने कहा? जायसवाल ने। कहा गया है कि इदम अपि मतम न तथ्यम, यह मत भी तथ्य से युक्त नहीं है। यतः चंद्रगुप्त कालात 50 वर्षतः परतः हूणानाम आक्रमणम अजायत। कहा गया है क्योंकि चंद्रगुप्त का जो समय है उस समय के 50 वर्ष के बाद हूण का जो आक्रमण है वह हुआ। अतो न भरत वाक्य संगति, अतः यह भी जो भरत वाक्य की संगति है वह प्राप्त नहीं करता है। अवंती वर्मा एक काश्मीर कह अपरंच कान्यकुब्ज शासिता मोखरी वंश। अब उस समय बताया गया विद्यार्थी जो अवंती वर्मा है वह भी क्या थे? दो थे। एक तो कौन थे? कश्मीर के शासक, काश्मीर के शासक, और दूसरे थे कान्यकुब्ज शासित मोखरी वंश में। इस प्रकार से वहां पर भी दो दो जो अवंती वर्मा है उनका वर्णन प्राप्त होता है। अश्येव पुत्रो गृहवर्मा, उनका पुत्र गृहवर्मा महाराज हर्षवर्धन से भगिनीम राजश्रियम परिणीतवान। उनके पुत्र गृहवर्मा महाराज हर्षवर्धन की बहिन राजश्रिय से परिणीत हुआ, अर्थात विवाह हुआ। अस्येव समये विशाख दत्तः मुद्रा राक्षसं विरचितवान इति मतमेव इतिहास समर्थितम। यतः अस्मिन्नेव काले हूणानाम उपद्रवः पश्चिमोत्तर भारते अजायत। कहा गया है कि अस्येव समये, इसी समय में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। यह मत इतिहास समर्थित है। इस समय अस्मिन्नेव काले, इस समय में ही हूण का उपद्रव पश्चिमोत्तर भारत में हुआ। आगे है विद्यार्थियों कि इयम घटना, यह घटना 582 ख्रीष्टाब्द समीपे जाता। यह जो घटना है वह 582 ख्रीष्टाब्द में हुई। अतः मुद्रा राक्षसस्य प्रणयन कालः 6ठ शताब्दी सिद्धयति। इस प्रकार से जो मुद्रा राक्षस है उसके प्रणय का काल, प्रणयन का जो काल है वह 6ठी शताब्दी सिद्ध होता है। प्रायेण बहुभिः विद्वद्भिः विशाख दत्तस्य अयमेव कालः समर्थ्यते। प्राय बहुत सारे विद्वानों द्वारा विशाख दत्त का जो यह समय है उसका समर्थन करते हैं। इस प्रकार से जो उनका समय है वह क्या माना गया है विद्यार्थियों? वह माना गया है 6ठ शताब्दी। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे है कथानकम। अब विद्यार्थी जो इसका कथानक है उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। देखिए बताया गया है कि मुद्रा राक्षसम संपूर्णे संस्कृत साहित्य एका विलक्षण नाट्य कृति ही विद्यते। मुद्रा राक्षस संपूर्ण संस्कृत साहित्य में एक विलक्षण नाट्य कृति है। सप्तसु अंकेषु इदम नाटकम राजनीति प्रधानम कूटनीति समाविष्टम चास्ते। अब विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है कि इसमें अंक कितने हैं? इसमें अंक है 7 अंक, अर्थात ये इसका विभाजन अंकों के अंदर है। और कितने अंक है? 7 अंक है। 7 अंकों में यह नाटक राजनीति प्रधान और कूटनीति से समाविष्ट है। अस्य कथा वस्तु क्लिष्टः कूटनीति युक्ता चास्ति। इसकी कथा वस्तु क्लिष्ट और कूटनीति से युक्त है। अस्मिन् नाटके चाणक्यः मगधराजस्य नंदस्य मंत्रिणः राक्षसस्य च मुद्रया विविधानि कार्याणि करोति। इस नाटक में चाणक्य
मगध राज के नंद मंत्री और राक्षस की मुद्रा से विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अर्थात जो चाणक्य है, उस चाणक्य के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। अतएव इसलिए मुद्रा राक्षसम नाम सार्थकम अस्ति। इस प्रकार से जो मुद्रा राक्षसम जो नाम है वह सार्थक है, क्योंकि चाणक्य जो राक्षस की मुद्रा है उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अंकानुसारेण कथानकम संक्षेपेण एवं अस्ति। अंकों के अनुसार जो कथानक है उसका संक्षेप में जो वर्णन है वह इस प्रकार से है। देखिए किस प्रकार से उसका वर्णन है। प्रथमोंक, प्रथम अंक। अब प्रथम अंक के अंतर्गत क्या क्या वर्णित है उसके विषय में देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नांदी पाठ प्रस्तावनानंतरम, नांदी पाठ और प्रस्तावना के अनंतर अर्थात बाद में चाणक्यस्य प्रवेशः भवति, चाणक्य का प्रवेश होता है। तेन नंदवंशं विनाशयितुं कृत प्रतिज्ञा वर्णनम, उसके द्वारा नंदवंश का विनाश करने के लिए जो प्रतिज्ञा की हुई है उसका वर्णन। राक्षसम वशीकर्तुम संकल्पश्च, और जो राक्षस है उसको वश में करने का संकल्प। इस प्रकार से यह जो कथा वस्तु है वह प्रथम अंक में दी गई है। आगे बताया गया है कि चाणक्यस्य स्वगुप्तचरेण निपुणकेन राक्षसस्य मुद्रा प्राप्ति ही वर्णिता अस्ति। अब चाणक्य के अपने गुप्तचर निपुणकेन अर्थात निपुणक के द्वारा राक्षस की मुद्रा प्राप्ति का वर्णन यहाँ पर उपस्थित है। अर्थात प्रथम अंक के अंतर्गत जो विषय वस्तु वर्णित है उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। आगे देखिए विद्यार्थी, द्वितीय अंक। अब द्वितीय अंक के अंतर्गत क्या है बताया गया है। राक्षसस्य कूटनीति असफलतायाः वर्णनम, राक्षस की कूटनीति की असफलता का वर्णन। चंद्रगुप्त चाणक्ययोः मध्य विभाजन प्रयास वर्णनम विफलत्वम च वर्णितम, चंद्रगुप्त और चाणक्य के मध्य जो विभाजन का प्रयास है उस प्रयास की जो विफलता का है वर्णन है वह यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार से जो द्वितीय अंक है उस द्वितीय अंक के अंतर्गत जो विषय वस्तु वर्णित है उसके विषय में यहाँ पर बतलाया गया है। देखिए, राक्षस की कूटनीति की असफलता का वर्णन, चंद्रगुप्त और चाणक्य के मध्य विभाजन के प्रयास का जो वर्णन है उसकी विफलता का वर्णन है। आगे है विद्यार्थियों तृतीय अंक अर्थात तृतीय अंक। अब तृतीय अंक के अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु वर्णित है। देखिए, चंद्रगुप्त चाणक्ययोः छद्म कलहस्य मतभेदस्य च वर्णनम, चंद्रगुप्त और चाणक्य के मध्य जो कलह है, अब उस कलह के अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों, वह कलह है छद्म कलह है, और उस छद्म कलह के अंतर्गत और जो मतभेद है उसका यहाँ पर वर्णन है। अर्थात उनका जो छद्म कलह है और जो मतभेद है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब यह किसके मध्य था, चंद्रगुप्त और चाणक्य के मध्य। चतुर्थ अंक। अब चतुर्थ अंक के अंतर्गत क्या विषय वस्तु वर्णित है। देखिए, मलय केतुः कपट मित्रस्य भागुरायणस्य कपट योजनायाः वर्णनम, मलय केतु के कपट मित्र भागुरायण की जो कपट योजना है उसका वर्णन है। राक्षसेन स्वयोजनायां विफलतायाः ज्ञानम, राक्षस के द्वारा अपनी योजना की विफलता का ज्ञान। नंदवंश सिंहासने राक्षसेन चंद्रगुप्तम निवार्य मलय केतो आसीनम कर्तुम प्रयासः। अब यहाँ पर बताया गया है कि नंद वंश का जो सिंहासन है उस पर राक्षस के द्वारा चंद्रगुप्त को हटाकर मलय केतु को आसीन करने का जो प्रयास है वह यहाँ पर वर्णित है। आगे है विद्यार्थियों पंचमोंक। पंचम अंक, मलय केतु हो राक्षसे अविश्वास वर्णनम, मलय केतु का राक्षस पर अविश्वास वर्णन यहाँ पर वर्णित किया गया है। चाणक्यस्य कूटनीति उत्कर्ष वर्णनम, चाणक्य की कूटनीति का उत्कर्ष वर्णन। राक्षसस्य विरोधेन मलय केतु हो स्वसामंते सह बंधनम, और राक्षस के विरोध से मलय केतु अपने सामंतों के साथ जो बंदी हो जाता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब आगे की ओर देखिए विद्यार्थियों, षष्ठो अंक। चाणक्येन समस्त शत्रुदलोपरि युक्तिपूर्वकम स्ववशीकरण वर्णनम, अर्थात चाणक्य के द्वारा समस्त शत्रु दल पर युक्तिपूर्वक अपने वशीकरण का
वर्णन। राक्षसस्य सैन्य शिविरात क्या है विद्यार्थियों? सैन्य शिविरात निर्गत्य पाटलिपुत्रे आगमनम। राक्षस का सैन्य शिविर से निकलकर पाटलिपुत्र में आगमन। तत्र जीर्णोद्याने गुप्तचरेण राक्षसस्य अनुगमनम। वहां पर जीर्णोद्यान में गुप्तचर द्वारा राक्षस का अनुगमन। स्वमित्रस्य चंदनदासस्य मृत्युदंडम श्रुत्वा मित्रस्य रक्षार्थम प्रस्थानम वर्णितम। अब वहां पर अपने मित्र चंदनदास की जो मृत्युदंड है उसको सुनकर मित्र की रक्षा के लिए प्रस्थान यहां पर वर्णित है। अब विद्यार्थियों यह सब वर्णित है षष्ठम अंक के अंतर्गत। अब आगे की ओर देखिए विद्यार्थियों, सप्तमो अंक है चाणक्यस्य कूटनीतिः साफल्यस्य राक्षसस्य असाफल्यस्य च वर्णनम। यहां पर चाणक्य की कूटनीति की सफलता का वर्णन और राक्षस की असफलता का वर्णन यहां पर किया गया है। विवशीभूय राक्षसेन चंद्रगुप्तस्य मंत्रित्वस्य स्वीकरणम। और विवश होकर राक्षस के द्वारा चंद्रगुप्त का जो मंत्रित्व है वह स्वीकार करना। मलय केतु स्वराज्य प्राप्ति, मलय केतु की अपने राज्य की प्राप्ति। और चंदनदासस्य नगर शेठ पदस्य प्राप्ति, और चंदनदास की नगर के सेठ के पद पर प्राप्ति। क्या कहा गया है? चंदनदासस्य नगर श्रेष्ठ पदस्य प्राप्ति, अर्थात चंदनदास की नगर के सेठ के जो पद है उसकी प्राप्ति का यहाँ पर वर्णन है। प्रतिज्ञा पूर्त्यनंतरम चाणक्येन स्वशिखाबंधनम भरतवाक्येन नाट्य समाप्तिश्च। प्रतिज्ञा पूर्त्यनंतरम अर्थात प्रतिज्ञा की पूर्ति के उपरांत चाणक्य द्वारा अपनी शिखा का बंधन करना और भरत वाक्य के साथ नाट्य की समाप्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों अलग अलग अंकों के अंतर्गत जो विषय वस्तु वर्णित है उसके विषय में हमने अध्ययन किया है। अब आगे की ओर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मुद्रा राक्षसस्य वैशिष्ट्यम। जो मुद्रा राक्षस है उसके अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बताया गया है मुद्रा राक्षसे कतिपयानि एतादृश्यानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। मुद्रा राक्षस में कुछ इस प्रकार के वैशिष्ट्य हैं, यानी अन्येषु संस्कृत नाटकेषु न उपलभ्यन्ते, जो अन्य संस्कृत नाटकों में उपलब्ध नहीं है। तानि द्रष्टव्यानि, उन्हें देखना चाहिए। देखिए, मुद्रा राक्षसम पूर्णतया राजनीति प्रधानम नाटकम अस्ति। मुद्रा राक्षस पूर्ण रूप से राजनीति प्रधान नाटक है। यस्य आधारः ऐतिहासिकः विद्यते। इसका जो आधार है वह क्या है? ऐतिहासिक आधार है। अत्र अंकानामपि विभाजनम दृश्येषु उपलभ्यते। यहाँ पर अंकों का विभाजन दृश्यों में उपलब्ध है। तृतीय अंके नैक दृश्य परिवर्तनम स्पष्ट रूपेण ज्ञायते। तृतीय अंक में अनेक दृश्य परिवर्तन स्पष्ट रूप से ज्ञात होते हैं। स्त्री पात्राणाम पूर्णतया अभावः वर्तते। यहाँ पर इस नाटक के अंतर्गत जो स्त्री पात्र हैं उनका पूर्णतया अभाव है, अर्थात इस नाटक के अंतर्गत स्त्री पात्र नहीं है। अतएव श्रृंगार रसस्य अभिव्यंजना कुत्रापि न दृश्यते। इसीलिए श्रृंगार रस की जो अभिव्यंजना है वह कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, अर्थात इस नाटक के अंतर्गत स्त्री पात्र नहीं होने के कारण जो श्रृंगार रस की अभिव्यंजना है उसका पूर्णतया अभाव है, नितांत अभाव है। आगे है विद्यार्थियों, मुद्रा राक्षसम विशुद्धम घटना प्रधानम नाटकम अस्ति। मुद्रा राक्षस विशुद्ध रूप से घटना प्रधान नाटक है। अतः कस्यापि रस विशेषस्य विशिष्टता न प्रतीयते। यहाँ पर किसी भी रस विशेष की विशिष्टता प्रतीत नहीं होती है। 10 रूपककारेण धनंजयेन नाटकम रसाश्रितम भवेत। 10 रूपककार के द्वारा, 10 रूपककार धनंजय के द्वारा नाटक रस से आश्रित हो, ऐसी उनकी उक्ति है, अर्थात नाटक के अंदर रस होना आवश्यक है। एतत् दृष्टया, इस दृष्टि से इदम नाटकम वीर रस प्रधानम नाटकम अस्ति। इस दृष्टि से यह नाटक वीर रस प्रधान नाटक है, अर्थात किसी भी नाटक के अंतर्गत रस होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह नाटक इस दृष्टि से वीर रस प्रधान नाटक है। विशाख दत्तेन अस्मिन् नाटके धीरोदात्तः क्षत्रियः चंद्रगुप्तः नायक रूपेण न स्वीकृतः। विशाख दत्त के द्वारा इस नाटक में धीरोदात्त क्षत्रिय चंद्रगुप्त को नायक के रूप में स्वीकार न करके अपितु ब्राह्मणः चाणक्यः नायक रूपेण स्वीकृतः। अपितु ब्राह्मण चाणक्य को नायक के रूप में स्वीकार
किया है। अब विद्यार्थियों जो नाटक है उस नाटक के अंतर्गत एक नायक होता है और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो धीरोदात्त क्षत्रिय चंद्रगुप्त है उसको नायक के रूप में स्वीकार न करके जो ब्राह्मण चाणक्य है उसको नायक के रूप में स्वीकार किया है। आगे है विद्यार्थियों, अश्विन नाटके विदूषकस्य अभाव विद्यते। इस नाटक में विदूषक का अभाव है, अतएव इसलिए हास्य से अभाव है। इस कारण यहाँ पर क्या है, हास्य का अभाव। विदूषक नहीं है तो हास्य नहीं है। फलतः सर्वत्र गंभीरम वातावरणम दृश्यते, फलस्वरूप सभी जगह गंभीर वातावरण दिखाई देता है। वास्तविक रूपेण इदम नाटकम आद्यंतम ओजस्वितायाः पौरुषतायाः तेजस्वितायाः च ओतप्रोतम अस्ति। वास्तविक रूप से यह नाटक आद्यंत ओजस्विता, पौरुषता और तेजस्विता से ओतप्रोत है। कार्यान्वित दृष्टया अपि इदम नाटकम सफलतम अस्ति। कार्यान्विति की दृष्टि से भी यह नाटक सफल है। अत्र मित्रतायाः चित्रितानि, यहाँ पर मित्रता का चित्रण किया गया है, अर्थात संपूर्ण नाटक के अंतर्गत जो मित्रता है उसका चित्रण किया गया है। घटना निर्वहणे च समर्थानि संति, और घटना के निर्वहन में समर्थ है। नाट्य शास्त्र दृष्टया अस्मिन् नाटके सर्वेषाम् अपेक्षितानां नाट्य तत्वानां यथास्थाने समावेशः प्राप्यते। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से इस नाटक में सभी अपेक्षित नाट्य तत्वों का यथास्थान समावेश प्राप्त होता है। अर्थात जो नाट्य तत्व हैं वह नाट्य तत्व यथास्थान हमें प्राप्त होते हैं। कथा वस्तु विकास दृष्टया पंचार्थ प्रकृतीनां पंचावस्थानां च यथास्थाने निर्देशः पंचसंधीनामपि सम्यक प्रयोगः विहितः। कथा वस्तु विकास की दृष्टि से पांच अर्थ प्रकृति, 5 अवस्थाएं यथास्थान निर्देश हमें प्राप्त होती है। अर्थात कथा वस्तु के विकास की दृष्टि से यहाँ पर 5 अर्थ प्रकृति और 5 अवस्थाएं जहां यथास्थान हमें प्राप्त होती है या यथास्थान उनका निर्देश किया गया है। बताया गया है कि पंचसंधि नाम अपनी सम्यक प्रयोग विहिता है, और नाटक के अंतर्गत जो पंचसंधि होती है वह पंचसंधि का भी यहाँ पर सम्यक प्रयोग किया गया है। नांदी प्रस्तावना युक्ता इयं कृति कवे विशाखदत्तस्य अपेक्षित सर्वनाट्य गुणान्विता सफला कृति अस्ति। नांदी और प्रस्तावना से युक्त यह कृति कवि विशाख दत्त की अपेक्षित सभी नाट्य गुणों से युक्त सफल कृति है। अर्थात जो विशाख दत्त की यह जो कृति है उसे सफल माना गया है। मुद्रा राक्षसस्य रचनायाम उत्कृष्टः कलात्मकता अस्ति। अर्थात मुद्रा राक्षस की रचना उत्कृष्ट और कलात्मक है। मुद्रा राक्षसस्य रचनायाम उत्कृष्टः कलात्मकता अस्ति। कविना पदे पदे औचित्य विचारः कृतः। कवि के द्वारा पदों पदों पर औचित्य विचार किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। अब आगे है विद्यार्थियों भाषा शैली। यह जो नाटक है उस नाटक के अंतर्गत किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है वह हम जानते हैं। देखिए, भाषा शैली दृष्टियापि इदम नाटकम श्रेष्ठम अस्ति। भाषा शैली की दृष्टि से यह नाटक श्रेष्ठ है। नाटककारेण समय परिस्थिति पात्रानुसारेण भाषा प्रयोगः कृतः। नाटककार के द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार, पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो पात्र हैं उन पात्रों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयनम शब्द विन्यासः स्वाभाविक आडंबर विहीनश्च अस्ति। शब्दों का चयन और शब्द विन्यास स्वाभाविक और आडंबर से हीन अर्थात आडंबर से रहित है। आडंबर विहीनश्च अर्थात आडंबर से रहित है। भावानुकूल सर्वत्र शब्दानाम प्रयोगः कृतः। भावों के अनुकूल सर्वत्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। परंतु मंत्रणा काले सुंदर सरस शब्दानाम प्रयोगः। अर्थात बताया गया है कि भावों के अनुकूल सभी जगह शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु मंत्रणा काल में
सुंदर और सरस शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। कथोपकथनम संक्षिप्तम परंतु सारगर्भितम अस्ति। कथोपकथन संक्षिप्त परंतु सारगर्भित है। अत्र संस्कृति भाषायाः अतिरिक्तम नाटककारेण सोरसेनी। क्या है विद्यार्थियों? अत्र संस्कृत क्या है? संस्कृति नहीं है, संस्कृत भाषायाः अतिरिक्तम नाटककारेण सोरसेनी महाराष्ट्र मागधी प्राकृत भाषायाः प्रयोगः कृतः। अब यहाँ पर विद्यार्थियों संस्कृत भाषा के अतिरिक्त इस नाटककार के द्वारा यहाँ पर सोरसेनी, महाराष्ट्र मागधी प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यत संस्कृत नाटकेषु आवश्यकम अस्ति, जो संस्कृत नाटकों में क्या है? आवश्यक है। अब आगे की ओर विद्यार्थियों, महाकवि विशाख दत्तस्य शैली विषयानुरूपेण गांभीर्येण ओतप्रोतम अस्ति। महाकवि विशाख दत्त की शैली विषय के अनुरूप गांभीर्य से ओतप्रोत है। शैल्याः गांभीर्येण कवेः कविता कामिनी मंद मंथर गत्या चलती। शैली और गांभीर्य से कवि की जो कविता है वह मंद और मंथर गति से चलती है। कवि पदावली सशक्ता प्रवाहमयी स्वाभाविका चास्ति। कवि की जो पदावली है वह सशक्त और प्रवाहमयी स्वाभाविक है। उदाहरण से हम देखते हैं, उदाहरणम द्रष्टव्यम अस्ति। उदाहरण से हम देख सकते हैं। देखिए क्या उदाहरण दिया है। आस्वादित द्विरद शोणित शोण शोभाम संध्यारुणाम इव कलाम सस लांछनस्य जृंभा विदारित मुखस्य मुखात स्फुरन्तीम को हंतुम इच्छति हरे परिभूय दंष्ट्राम। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। अब आगे देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर बताया गया है कि विशाख दत्त से शैल्याम कुत्रापि कृत्रिमता नास्ति। अर्थात विशाख दत्त की शैली में कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं है। काव्योचिता उदात्तता सर्वत्र विद्यमानः अस्ति। काव्य की उचित उदात्तता सर्वत्र विद्यमान है। वीर रसस्य परिपाकम अत्यंतम रमणीयम अस्ति। क्या है? वीर रस का जो परिपाक है वह अत्यंत रमणीय है। गौड़ी रीते है प्रयोगेण वीर रसस्य अभिव्यंजनः आकर्षिका। गौड़ी रीति के प्रयोग से वीर रस अभिव्यंजन और आकर्षक है। यहाँ पर बतलाया गया है। अलंकारेषु अलंकारों में उपमा रूपक श्लेष अर्थांतर न्यास अप्रस्तुत प्रशंसा समासोक्ति इत्यादीनाम अलंकाराणाम प्रयोगः सफलतापूर्वकः कृतः अस्ति। अब अलंकारों के अंतर्गत विद्यार्थियों यहाँ पर उपमा रूपक श्लेष अर्थांतर न्यास अप्रस्तुत प्रशंसा समासोक्ति इत्यादि अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर सफलतापूर्वक किया गया है। अर्थात विभिन्न अलंकारों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। व्यंग्यार्थ प्रतीति ही नाटककारेण श्लेष द्वारा अति कुशलतया अभिव्यंजितः। व्यंग्यार्थ की प्रतीति नाटककार के द्वारा श्लेष के माध्यम से या श्लेष द्वारा अति कुशलता से अभिव्यंजित की गई है। छंदसु शार्दूल विक्रीडितम श्रद्धरा वसंत तिलका शिखरिणी अनुष्टुप आदि नाम सम्यक प्रयोगः विहितः। छंदों के अंतर्गत शार्दूल विक्रीडितम, श्रद्धरा, वसंत तिलका, शिखरिणी, अनुष्टुप आदि का सम्यक प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो नाटक है उसके विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों हम आगे के नाटक की ओर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।